हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम बैक टू परचम। कल हमारा करंट अफेयर्स नहीं आ पाया था क्योंकि मैं लीव पर थी। आज हम 8 और 9 दिसंबर के करंट अफेयर्स दोनों साथ में देखेंगे। तो न्यूज़ थोड़ी लेंदी है और आज बहुत सारे एमसीक्यू हैं, तो देखते हैं कितना करंट अफेयर्स आपको कल का और प्रीवियस क्लासेस का याद है। क्लियर? वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन ऑफ द डे भी होगा, उसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले बात करेंगे आज का इम्पॉर्टेंट न्यूज़, और आज की सबसे इम्पॉर्टेंट जो हाईलाइट है वो है गरबा। अभी नवरात्रि गई हैं, सभी लोग ने गरबा एंजॉय किया होगा। मैक्सिमम स्टेट में गरबा सेलिब्रेशन होता है नवरात्रि में, और ये जो डांस फॉर्म है बेसिकली गुजरात से बिलोंग करता है। सो गुजरात के गरबा डांस को यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड कर लिया है, और इस तरीके से गुजरात का ये जो गरबा डांस है ये इंडिया का 15th नंबर का ऐसा कोई आर्ट फॉर्म, डांस या फिर ऐसी कोई कल्चरल चीज़ हो गई है जिसे इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है बाय द यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो गुजरात के ट्रेडिशनल डांस फॉर्म गरबा को रिसेंटली इंक्लूड किया है, और ये 15th नंबर का कल्चरल आइटम बन गया है फ्रॉम इंडिया, जिसे यूनेस्को की इंटेंजिबल हेरिटेज या कल्चर हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड किया है। लास्ट ईयर, मतलब अगर आप 2021 में जाओगे ना, 2 साल पहले, तो कोलकाता दुर्गा पूजा को भी इंक्लूड किया गया था यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, ये कहाँ पर डिसाइड हुआ? तो अभी 18th नंबर का सेशन हो रहा था। ठीक है, 18th नंबर का सेशन हो रहा था कहाँ पर? बोत्सवाना में, जो इंटर गवर्नमेंट कमेटी का सेशन होता है इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज का। उस मीटिंग में बोत्सवाना में डिसाइड किया गया और गुजरात के गरबा को यूनेस्को की इस लिस्ट में शामिल कर लिया। इस तरीके से गुजरात का गरबा 15th नंबर का कल्चरल आइटम बन गया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे 2003 में जो प्रोविजन ऐड किए गए थे और जो कन्वेंशन हुआ था ऑन द सेफगार्डिंग ऑफ इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज, तो उसी के अंतर्गत गरबा को यहाँ पर इंक्लूड कर लिया गया है। ठीक है, बाकी तो आपको पता है कि गरबा जो है वो नवरात्रि के समय माता शक्ति को डेडिकेटेड हम डांस फॉर्म बेसिकली गुजरात का ये देखते हैं। अब यहाँ पर 2-3 जो स्लाइड है आप इनको यहाँ पर रट लेंगे, याद करना है। देखो भाई, कैसे याद करते हो वो आपकी मर्जी है, लेकिन याद करना, स्पेशली जिनको मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, आपको किसी एग्जाम में पहले भी आए हुए हैं, आने वाले समय पे भी आएंगे। जैसे कि छऊ डांस। छऊ डांस भी आप देखेंगे कि यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज लिस्ट में शामिल है। 2010 में शामिल किया गया था बंगाल, झारखंड और उड़ीसा स्टेट से। ठीक है, वैसे ही वैदिक चांटिंग ट्रेडिशन, आपने वेदों का, मंत्रों का उच्चारण देखा होगा। सो इंडिया 2008 में इसको भी इंक्लूड किया गया था। नेक्स्ट है कुट्टी अट्टम, ये संस्कृत थिएटर है केरला से, 2008 में इसे इंक्लूड किया गया था। बाकी सारी चीज़ों को भी आप पढ़ लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट है कालबेलिया डांस फॉर्म, राजस्थान, वीवीआईपी क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। कालबेलिया राजस्थान का डांस फॉर्म 2010 में इसको इंक्लूड किया गया था। नेक्स्ट है नवरोज़। नवरोज़ जो कि एक पर्शियन न्यू ईयर है, 2016 में इसको इंक्लूड किया गया था। नेक्स्ट है योगा, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंटरनेशनल योगा डे भी इंडियन गवर्नमेंट का ही इनिशिएटिव है। सो योगा 2016 में इंक्लूड किया है। कुंभ मेला प्रयागराज अभी जनवरी में होने वाले हैं 2017 में, दुर्गा पूजा 2021 में, और अभी गरबा डांस 2023 में। तो ये 12, 13, 14 और 15 नंबर की जो साइट है, इनको आपको विशेष तौर पर याद करना है, रट लेना है। क्लियर है? अगर हम ओवरऑल बात करते हैं तो भारत में अभी 42 टेंजिबल हेरिटेज साइट्स हैं, जिसमें 34 कल्चरल, 7 नेचुरल और एक मिक्स्ड है। वहीं अगर आप देखेंगे तो 15 इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट भारत में है, जिन्हें रिकॉग्नाइज किया गया है बाय द यूनेस्को। डन है? तो ये साइट्स आप एक दो बार पढ़ेंगे, याद हो जाएगा। ठीक है, इनको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। डन। अगर आज के क्लास के करेंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको लेनी है तो परचम का टेलीग्राम ज्वाइन करना। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इजीली हिंदी और इंग्लिश में करेंट अफेयर्स का पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। डन। इसके अलावा अबाउट द एसएससी जनरल अवेयरनेस टारगेट कोर्स, तो हमारा जो 2024 में जो भी वनडे एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए इस जनरल अवेयरनेस कोर्स को लॉन्च किया है। ऑल सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे यहाँ पर पीवाईक्यू के साथ। कंप्लीट पैकेज भी लिया जा सकता है, इंडिविजुअल कोर्सेज को भी परचेज किया जा सकता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी। डन। चलिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन देखते हैं जो न्यूज़ में हैं। ओके, तो सबसे पहले पर्सन कौन है?
दिनेश त्रिपाठी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हें वाइस चीफ बनाया गया है नेवल स्टाफ या नेवी स्टाफ का। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जी, इन्हें नया वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बनाया गया है और 4 जनवरी 2024 से ही अपना काम करना शुरू करेंगे। मतलब इनके टेन्योर की शुरुआत 4 जनवरी 2024 से होने वाली है। क्लियर है। करेंटली ये फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ है वेस्टर्न नेवल कमांड में। तो आपको इनका नाम याद रखना है। दिनेश त्रिपाठी जी इंडिया के न्यू वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बनने जा रहे हैं 4 जनवरी से। तो अभी जो एसएससी जीडी का पेपर होना है उसमें ये क्वेश्चन छपा हो सकता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, अगले जो पर्सन न्यूज़ में है वो है मेसी, जो कि आपको पता है एक फुटबॉलर है और अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं। इन्हें टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है फॉर 2023। तो 2023 के लिए टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो अर्जेंटीना के सुपरस्टार लियोनेल मेसी को चुना गया है। इसके पहले आपने देखा था कि इन्हें बैलन डी और अवार्ड भी दिया था। 8th टाइम बैलन डी और जो रिकॉर्ड बनाया है अवार्ड का वो मेसी ने ही बनाया है। ये तो होगा एथलीट ऑफ द ईयर टाइम मैगजीन के, लेकिन टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर एग्जाम में पूछा जाता है। तो टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर किसे बनाया गया है? तो टेलर स्विफ्ट को बनाया गया है। ये है टेलर स्विफ्ट जिन्हें टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है। बेसिकली कोई भी इवेंट, कोई भी पर्सन जो कि पूरे वर्ल्ड में पिछले कुछ सालों में पूरे वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल होता है, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है जिन्होंने कुछ अचीव किया हो इन सर्टेन टाइम, तो उनका यहाँ पे पिक्चर बनाया जाता है पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में। तो यहाँ पर टेलर स्विफ्ट जो है ये टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर चुनी गई हैं। इसके अलावा ओपन एआई के फाउंडर, इनका नाम भी बहुत बार सुर्खियों में रहा है इस साल। ठीक है, क्यों? पहले इन्होंने रिजाइन भी किया था, फिर वापस अपनी पोजीशन को होल्ड भी किया, तो काफ़ी वजह से ये न्यूज़ में रहे हैं। ओपन एआई के फाउंडर सैम ऑल्टमैन जो कि सीईओ ऑफ द ईयर चुने गए हैं टाइम मैगजीन के द्वारा। ये क्वेश्चन भी बनने की संभावनाएं हैं कि सीईओ ऑफ द ईयर कौन चुना गया है टाइम मैगजीन के द्वारा? तो सैम ऑल्टमैन है। इन्होंने चैट जीपीटी को डेवलप किया है 2022 में। ठीक है, चलिए अगली पर्सन जो न्यूज़ में है वो है हुमा कुरैशी, जो कि एक एक्ट्रेस है। आपने इनको कई सारे मूवीज़ में देखा होगा और इन्होंने अपनी पहली नोवेल लॉन्च की है विच इज़ जैवा। तो जैवा इनकी पहली नॉवल का नाम है। ठीक है, और हुमा कुरैशी ने अपनी ये पहली नॉवल लॉन्च करने वाली है। कहाँ पर? ये 12th एडिशन जो बैंगलोर लिटरेचर फेस्टिवल हो रहा है वहाँ पर इसे लॉन्च किया जाएगा। अब रिसेंट में कुछ बुक लॉन्च हुई हैं, जैसे कि ट्विंकल खन्ना की बुक मैंने बताई थी, वेलकम टू पैराडाइज, इनके 4थे नंबर की बुक है, इसको लॉन्च किया गया था। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रेकिंग द मोल्ड, ये आपको किसी एग्जाम में मिलेगी बुक, क्योंकि रघुराम राजन की बुक है ये। और रघुराम राजन कौन रहे? आरबीआई के गवर्नर। तो रघुराम राजन एंड रोहित लांबा की बुक है द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस, विवेक अग्निहोत्री की बुक है। तो रिसेंट में लॉन्च की गई ये बुक्स हैं, आप इनको भी पढ़ सकते हैं एक बार। अगली पर्सन जो न्यूज़ में है ये भी है एक इंडियन ओरिजिन पर्सन जिनका नाम है समीर शाह और इन्हें बीबीसी का चेयरमैन बनाया गया है। तो बहुत अच्छी बात है ये। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन बीबीसी के द्वारा, यूके गवर्नमेंट के द्वारा बेसिकली समीर शाह जो कि एक इंडियन ओरिजिन पर्सन है, नया चेयरमैन अपॉइंट किया गया है और रिचर्ड शार्प को रिप्लेस करने वाले हैं। समीर शाह जो है वो 40 ईयर्स से टेलीविजन इंडस्ट्री में है और इसके पहले बीबीसी में करेंट अफेयर्स के हेड रह चुके हैं और अभी बीबीसी के चेयरमैन बनने वाले हैं। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारे लिए। जैसे कि अजय बंगा आपको किसी पेपर में मिले थे ना, कुछ लोगों को मिले होंगे, ऐसे ही आपको समीर शाह भी किसी पेपर में मिल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई इंडियन ओरिजिन पर्सन किसी बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन में पहुंचता है, लीडिंग रोल में, हेड डिपार्टमेंट में, तो वो हमारे लिए एक तो गौरव की बात होती ही है। उसके बाद वो करेंट अफेयर्स भी इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये व्यक्ति तो भाई अपने ही सेगमेंट से हैं, करेंट अफेयर्स के हेड रह चुके हैं बीबीसी में। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अगले पर्सन जो न्यूज़ में है वो है यूएई के मोहम्मद अल रामसी। ये मोहम्मद अल रामसी हैं। इन्हें WRC मतलब वर्ल्ड रेडियो कम्युनिकेशन कॉन्फ्रेंस, ठीक है, वर्ल्ड रेडियो कम्युनिकेशन कॉन्फ्रेंस का इन्हें चेयरमैन बनाया गया है।
ठीक, कितनी चीज़ें, तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के हैं मोहम्मद अल रामसी, इन्हें अपॉइंट किया गया एज अ चेयरमैन ऑफ वर्ल्ड रेडियो कम्युनिकेशन कॉन्फ्रेंस 2023, जो कि दुबई में हो रही है 20 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर के बीच में। तो 20 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में ये कॉन्फ्रेंस हो रही है यूएई में, और इसके जो चेयरमैन बनाया गया है वो यूएई के मोहम्मद अल रमसी को बनाया गया है। और बेसिकली ये जो इवेंट होता है ये आईटीयू मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा हर 4 साल में ये कॉन्फ्रेंस होती है। तो WRC की जो कॉन्फ्रेंस है या वर्ल्ड रेडियो कम्युनिकेशन जो कॉन्फ्रेंस है वो ITU कंडक्ट कराता है इन एवरी 4 ईयर्स, 4 सालों में। बेसिकली रेडियो फ्रिक्वेंसी जो स्पेक्ट्रम होते हैं उनके अलॉटमेंट से लेके कोई भी इश्यूज है या फिर ग्लोबल लेवल पे इन फ्रिक्वेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन करना है या रिवाइज करना है डेटा। इसके अलावा सैटेलाइट और नॉन जियो सैटेलाइट्स जो ऑर्बिट्स होते हैं उनके लिए फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम का जो डेटा रिवाइज किया जाता है वो इस तरीके की कॉन्फ्रेंस में किया जाता है। चलिए, अगले पर्सन बन गए हैं यहाँ पे स्विगी के चेयरमैन एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जिनका नाम है आनंद कृपालू। बस नाम याद रख लीजिए कि आनंद कृपालू कोई पर्सन है जिन्हें स्विगी का चेयरमैन और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाया गया है। ठीक है, इनके बारे में बात करते हैं, जो कि है प्रशांत अग्रवाल। और इन्हें रिसेंटली द्रौपदी मुर्मू, जो कि हमारी कंट्री की प्रेसिडेंट हैं, उनके द्वारा बेस्ट पर्सनालिटी एम्पावरमेंट ऑफ डिफरेंटली एबल्ड पर्सन के लिए नेशनल अवार्ड मिला है। तो नेशनल अवार्ड इन्हें क्यों मिला है, क्योंकि जो निशक्त जन, दिव्यांग जन हैं, उनके एम्पावरमेंट के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए इन्होंने काफ़ी काम किया है। और प्रशांत अग्रवाल जो है वो प्रेसिडेंट हैं नारायण सेवा संस्थान के, इसलिए इन्हें ये अवार्ड दिया है। इतना ही नहीं, 2017 में राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा प्रशांत अग्रवाल जी को बेस्ट सोशल वर्कर अवार्ड भी दिया जा चुका है। इसके अलावा इन्होंने एक और काम किया था, ये जो दिव्यांग जन है, जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है, उनके लिए एक स्पोर्ट एकेडमी भी बनाई थी और उनका एक नेशनल लेवल पे कंपटीशन भी कराया था। तो इन्हें गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी जगह मिली हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं एक बुक के बारे में जिसे हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा रिसेंटली लॉन्च किया गया है न्यू दिल्ली में, और बुक का नाम है नए भारत का सामवेद। बेसिकली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अपने टेन्योर में जो भी स्पीचेस दी गई हैं, और वो सारी स्पीचेस जो कि आपके रिलेट करती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, कि लोगों को हमारे संविधान को जानना क्यों ज़रूरी है, अपने राइट्स के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है, और संविधान में हर एक समस्या का समाधान भी है, प्रॉब्लम्स का जो आपका एंडिंग या रिजल्ट भी आपको जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेगा। और इन्होंने कहा, जो भी अपनी स्पीचेस में कहा कि हमने अपनी गवर्नमेंट को, जो प्रॉपर हमारी बुक है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसके कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से ही अभी तक उनकी गाइडेंस के अकॉर्डिंग ही अपने गवर्नमेंट को रन किया है। तो ये बुक का कंपाइलेशन रिसेंटली नए भारत का सामवेद, इसको रिसेंटली लॉन्च किया गया है बाय द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद। अब अगली जो स्लाइड है वो हमारे करंट अफेयर से एसोसिएटेड नहीं है, मतलब इसका करंट अफेयर से कोई लेना देना नहीं है, पुरानी न्यूज़ हो चुकी है, लेकिन हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आप इन बुक्स को भी एक बार पढ़ लीजिएगा। जैसे कि एग्जाम वॉरियर जो है, इस पे तो ऑलरेडी क्वेश्चन एग्जाम में बन चुके हैं। तो एग्जाम वॉरियर, अ जर्नी, ज्योतिपुंज, वक्त की मांग, ये सारी जो पुस्तक है ना, ये किसने लिखी है, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिखी है। वहीं अगर हम बात करते हैं कर्म योद्धा ग्रंथ, इस बुक को भी अमित शाह जी के द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की लाइफ आपको देखने को मिल जाएगी। क्लियर। अब अंत में 2 और पर्सन्स के बारे में बात करते हैं जिन्हें UN ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड दिया गया है। तो याद रखेंगे कि 2023 का UN ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड कितने लोगों को दिया है, तो 2 पर्सन को दिया है। ओके है, डन। कौन कौन से पर्सन है, तो एक मैक्सिको की हैं और एक केन्या के हैं। मैक्सिको की पर्सन जो है उनका नाम है माइकल जेरेड पैलोमेक, जो कि मैक्सिको की हैं। इन्होंने जेंडर इनइक्वलिटी पे, इसके अलावा वाटर सिक्योरिटी, वाटर कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी है, इस सेक्टर में काम किया है। नेक्स्ट पर्सन जो है उनका नाम है सेबेस्टियन मेबोरा, जो कि केन्या से हैं, और इन्होंने एफर्ट्स लगाए हैं कि हमें किस तरीके से और क्यों इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को, ईवी व्हीकल्स को, जो ईवी है हमारी, उनको अडॉप्ट करना चाहिए, जिससे हम कार्बन एमिशन को या ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को रिड्यूस कर सके। इसलिए इन दोनों को ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड यूनाइटेड नेशन के द्वारा दिया गया है। डन। चलिए, अब अगली कहानी समझिएगा थोड़ा सा आराम से। तो सबसे पहली बात मैं बात कर रही हूँ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के बारे में। तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो है वो 2018 में लॉन्च किया गया था बाय द नीति आयोग। बेसिकली जो हमारे ADB डिस्ट्रिक्ट्स थे जो कि अच्छा काम कर रहे हैं गुड गवर्नेंस के सेक्टर में, लोगों की लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए, तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स की रैंकिंग की जाती है। 2018 में उसे लॉन्च किया।
अब नीति आयोग ने 7 जनवरी 2023 को लॉन्च किया ABP प्रोग्राम, मतलब एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे था, ये ब्लॉक लेवल पे है। इसको भी रिसेंटली 2023 में ही लॉन्च किया गया है बाय नीति आयोग और पहली बार इसकी रैंकिंग पब्लिश की गई है। तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, ADP और ABP अलग है। ADP डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, ABP ब्लॉक प्रोग्राम है। ADP और ABP दोनों को नीति आयोग ने ही लॉन्च किया है, दोनों की रैंकिंग नीति आयोग करता है, बट ADP 2018 में आया था और ABP की पहली रैंकिंग अभी आ रही है। इसको लॉन्च 7 जनवरी 2023 में किया था। जो भी अंडर डेवलप्ड ब्लॉक है, जो कि गुड गवर्नेंस के सेक्टर में लोगों की लाइफ स्टाइल, उनकी लाइफ की क्वालिटी को और इम्प्रूव करने के लिए जो काम करते हैं और जो जनता को जो चैलेंजेस है उनको सुधारने में जो काम करते हैं, उन्हें ये अवार्ड दिया जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पहला डेल्टा रैंकिंग ऑफ एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है बाय नीति आयोग और पहला जो ब्लॉक है जिसको फर्स्ट रैंकिंग दी गई है वो है त्रियानी ब्लॉक और ये आपका तेलंगाना के कुमुराम भीम आशिफाबाद डिस्ट्रिक्ट का एक ब्लॉक है जो कि फर्स्ट नंबर पे आया है और सेकंड नंबर पे है कौशाम्बी ब्लॉक जो कि कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश से है। इस पूरे प्रोग्राम में लगभग 500 ब्लॉक्स को 329 डिस्ट्रिक्ट्स एंड 27 स्टेट एंड 4 यूनियन टेरिटरी के ब्लॉक्स को इंक्लूड किया गया था और इनकी रैंकिंग की गई थी। क्लियर है इतनी चीजें? नीति आयोग के द्वारा ये पहली बार डेल्टा रैंकिंग ऑफ ABP रिलीज की गई है ब्लॉक लेवल पे। अगर मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात करती हूँ, मतलब ADP एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की बात करती हूँ, तो अक्टूबर 2023 की रैंकिंग के अकॉर्डिंगली फर्स्ट पोजीशन पे रायगढ़ उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट है एंड सेकेंड नंबर पे जमुई बिहार में आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे कुछ पर्सन्स के नाम मैं आपको बता रही हूँ जो आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जब नीति आयोग के द्वारा पहली डेल्टा रैंकिंग रिलीज की जा रही थी तो ये जो इवेंट था उस पूरे इवेंट को चेयर कर रहे थे वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। एज वी नो कि जो चेयरमैन होते हैं नीति आयोग के, चेयरमैन जो होते हैं नीति आयोग के, वो तो खुद प्राइम मिनिस्टर होते हैं, इस इवेंट में नहीं थे। वाइस चेयरमैन के द्वारा इस मीटिंग को या इस इवेंट को होस्ट किया गया था और वाइस चेयरमैन है नीति आयोग के श्री सुमन बेरी। वहीं अगर हम CEO की बात करते हैं तो CEO कौन है नीति आयोग के? VVR सुब्रमण्यम है, इनका नाम याद रखेंगे। बाकी नीति आयोग के कुछ मेंबर्स भी हैं जो इस इवेंट में थे, जैसे कि प्रोफेसर रमेश चंद्र, VK पॉल एंड डॉक्टर अरविंद विरमानी। डन। नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, अब भारत की एक और कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं जिसने 6 लाख करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन या MCAP को सरपास कर दिया है और एक जाइंट क्लब में शामिल हो गई है। मैं बात कर रही हूँ भारती एयरटेल के बारे में। सो भारती एयरटेल बिकम द 8th कंपनी टू सरपास 6 लाख करोड़ MCAP। तो भारतीय कंपनी है एयरटेल, भारती एयरटेल 6 लाख करोड़ के मार्केट कैप को क्रॉस करने वाली भारत की 8वें नंबर की कंपनी बन चुकी है। इसके अलावा आप पहले देखेंगे रिलायंस, TCS, HDFC, ICICI बैंक, HUL, इन्फोसिस और ITC ऑलरेडी इस क्लब में शामिल थे। चलिए अब आगे हम बात करते हैं अबाउट द जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन या अमेंडमेंट बिल पे। तो जैसे कि मैंने कहा था कि विंटर सेशन होने वाला है आपका लोकसभा में और लोकसभा की ऑब्वियस सी बात है आपके नंबर ऑफ बिल्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो उनमें से ही एक बिल को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, तो ध्यान से समझिएगा इस बिल के बारे में, ठीक है। 2 इम्पॉर्टेंट जो है सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए हैं। लोकसभा हैज पास 2 सिग्निफिकेंट बिल रिलेटेड टू द जम्मू एंड कश्मीर, जिसका मकसद क्या है, जो इनजस्टिस डिप्राइव्ड क्लास या जो माइग्रेंट जो कश्मीरी थे या फिर जो लोग हैं जो सोशली वीक क्लास के हैं, उनको जो इनजस्टिस मिल रहा था, मतलब जस्टिस नहीं हो पा रहा था, उनको प्रॉपर जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया, ऐसा लोकसभा में कहना है, ठीक है। पहला बिल क्या है, तो जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023 है और ये जो बिल है वो अमेंड करता है किसमें, तो जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट 2004 में ये अमेंड करता है। तो याद रखेंगे बिल कौन सा आया है, जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन बिल 2023 आया है जो कि अमेंड कर रहा है जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट 2004 में। इस बिल में क्या बात की गई, तो इसमें रिजर्वेशन की बात की गई है कि जो जॉब्स होती हैं, एडमिशन होते हैं इंस्टीट्यूट में उसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेस के रिजर्वेशन की बात की गई है। इसके अलावा कुछ और चेंजेस यहाँ पे रिकमेंड किए गए हैं कि जो वीक एंड अंडर प्रिविलेज क्लास है उसको रीनेम किया जाएगा एज अ OBC अदर बैकवर्ड क्लास। क्लियर। अब इस बिल में मतलब ये जो चेंजेस हुआ है ये सेक्शन 2 ऑफ द
2004 एक्ट में हुआ है। बिल में पहली बार 7 सीट एससी के लिए और 9 सीट एसटी के लिए रिजर्व करने की बात की है। तो इस बिल में कहा गया है कि 7 सीट को शेड्यूल कास्ट के लिए, वहीं 9 सीट्स को शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व किया जाएगा असेंबली में। आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर जो यूटी है वहां पर आपको असेंबली मतलब विधानसभा भी देखने को मिलेगी। अगला जो बिल आया है वो है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023, जो कि अमेंड करेगा किसको? जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। तो देखिएगा पहला बिल जो है वो 2004 के एक्ट को अमेंड कर रहा है, वहीं जो दूसरा बिल है वो 2019 में जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था उसमें कुछ चेंजेस करने की बात करता है। क्या बात करता है? तो इसमें कहा है कि जो आपकी असेंबली है, आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब आपकी जो विधानसभा है, उसमें पीओके और कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए सीट रिजर्व होनी चाहिए। इस बिल पे डिस्कशन किया गया है। क्या कहा गया है? इस बिल में कहा है कि जम्मू एंड कश्मीर की जो विधानसभा है उसमें नंबर ऑफ सीट्स 107 से इंक्रीज करके 114 कर देना चाहिए, और इन 114 सीट में से 114 सीट में से 24 सीट्स जो है वो पीओके पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए रिजर्व रहेंगी। पहले असेंबली में 2 लोगों को नॉमिनेट किया जाता था, अब इनकी संख्या बढ़ाकर 5 कर दी गई है। इसके अलावा 37 सीट जो कि जम्मू के लिए थी इनको इंक्रीज करके 43 कर दिया है, और 46 सीट जो कि कश्मीर के लिए थी उनको इंक्रीज करके 47 कर दिया है। वहीं 24 सीट जो है वो पीओके के लिए रिजर्व होंगी। ये चेंजेस यहाँ पे किए गए हैं। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी विजिट पे गए हैं देहरादून उत्तराखंड में, और उत्तराखंड में इन्होंने ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट को इनॉग्रेट करने का काम किया है। 2 दिन चलने वाला ये समिट है। 2 दिन चलने वाला ये समिट है कहाँ पर? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में। इस समिट की थीम क्या है? पीस टू प्रॉस्पेरिटी है। ये ग्लोबल समिट का टारगेट क्या है कि उत्तराखंड को एक नई इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाना, और इस पूरे इवेंट में 1000 से ज़्यादा पूरे ग्लोबल लेवल के जो इन्वेस्टर्स हैं वो शामिल होंगे। और पहली शॉर्ट न्यूज़ क्या है? गूगल के द्वारा रिसेंटली मोस्ट पावरफुल एआई मॉडल जेमिनी को लॉन्च किया गया है। तो जेमिनी एआई मॉडल किसका है? गूगल का है। नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च भोपाल के द्वारा पहली बार जीनोम सीक्वेंसिंग की गई है जामुन ट्री की। जामुन ट्री की पहली बार जीनोम सीक्वेंसिंग किसने की है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च भोपाल के द्वारा की गई है। फाइनली इटली की प्राइम मिनिस्टर ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया है और चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से विथड्रॉ कर लिया है। मेंस वॉलीबॉल क्लब वर्ल्ड चैंपियनशिप स्टार्ट हो चुकी है बेंगलुरु में। 5वें नंबर का 5th एडिशन नागालैंड हनी बी सेलिब्रेशन किया गया। कहाँ पर? नागालैंड के जो हेरिटेज विलेज है किसामा, वहाँ पर, और जिसकी थीम है बी एंड हनी ट्रायल्स। ठीक है। अब इंडियन आर्मी के द्वारा आइडिया एंड इनोवेशन कंपटीशन सेमिनार जिसका नाम है इनो योद्धा 2023 को लॉन्च किया गया है नई दिल्ली में। तमिलनाडु गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि रानीपेट जो एरिया है तमिलनाडु का, वहाँ पर एक फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को या पार्क को सेटअप किया जाएगा 400 करोड़ की बजट के साथ 250 एकड़ ज़मीन पे। नेक्स्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्किटेक्ट हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनका वैक्स स्टैच्यू लॉन्च किया गया है, अनवील किया गया है जयपुर वैक्स म्यूजियम नाहरगढ़ फोर्ट में। क्लियर? चलिए हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है रेवंत रेड्डी रिसेंटली किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर बने हैं? सो आंसर हो जाएगा तेलंगाना के, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है December 2023, which company has delivered the largest survey vessel built in India, INS संध्याक, to Indian Navy? तो INS संध्याक किसने डिजाइन किया है? तो आंसर हो जाएगा GRSE मतलब गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स, ऑप्शन डी। फिरोजाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उत्तर प्रदेश ने अप्रूवल दे दिया है कि फिरोजाबाद का नाम चेंज करके क्या कर दिया जाएगा? तो आंसर है चंद्रनगर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट कौन सी सिटी है जो कि 3rd कॉन्जिक्यूटिव ईयर सेफेस्ट सिटी रही है? सो आंसर है कोलकाता, ऑप्शन डी। कल हमने डिस्कस किया था, मतलब इसके पहले क्लास में डिस्कस किया था। नेक्स्ट है किस मिनिस्ट्री के द्वारा ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम एप्लीकेशन ग्राम मानचित्र को लॉन्च किया है? तो ग्राम मानचित्र लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है 250 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट, $250 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट किस कंट्री की एग्रीकल्चर सेक्टर को मॉडर्नाइज करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है? आंसर हो जाएगा केन्या, इस पे हमने डिस्कशन किया था। ट्रेडिशनल डांस फॉर्म गरबा हैज बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ
इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट बाय द यूनेस्को, साइट नहीं सॉरी कल्चरल वैल्यू। गरबा किससे एसोसिएटेड है, किस स्टेट से, तो आंसर है गुजरात। चलिए नेक्स्ट है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वीमेन मेडिकल ऑफिसर इन द इंडियन आर्मी टू डिप्लॉय एट सियाचिन, तो सियाचिन में डिप्लॉय होने वाली पहली मेडिकल ऑफिसर गीतिका कौल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट बात करेंगे, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू ऑपरेट द मार्स रोवर विद द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो नासा के द्वारा अभी जो परसिवरेंस रोवर है मार्स का, तो उसको ऑपरेट करने वाली फर्स्ट इंडियन कौन बन गई है, आंसर हो जाएगा अक्षता कृष्णमूर्ति, ऑप्शन डी, इंपॉर्टेंट नाम है। लैकडोंग टर्मरिक जीआई सर्टिफिकेशन मिला है, किस स्टेट से है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर कुछ भी सही नहीं है, मेघालय। नेक्स्ट है बीबीसी, बीबीसी के द्वारा जयंतिया हिल, मैंने बताया था ना, हिल का नाम भी याद रखिएगा ना, जयंतिया हिल, क्योंकि गारो खासी जयंतिया मेघालय में मिलेगा आपको, जयंतिया हिल में वो टर्मरिक होती है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे अबाउट द बीबीसी, तो बीबीसी के नए चेयरमैन कौन बन गए हैं, समीर शाह, ऑप्शन डी। अगेन लार्जेस्ट सर्वे वेसल बिल्ड इन इंडिया रिसेंटली डिलीवर बाय द GRSC, क्या नाम है इसका, INS संध्याक। अभी SSC के पेपर में ये क्वेश्चन बन सकता है GD में, ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। Who has been taken charge as the executive director of Insolvency and Bankruptcy Board of India? So आंसर हो जाएगा यहाँ पे जीतेश जॉन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है एरेवन आर्मेनिया में रिसेंटली IBA जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई थी। भारत को 17 मेडल मिले हैं, लेकिन कितने गोल्ड है, 3 गोल्ड है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। डन। नेक्स्ट है Which advanced AI model has been launched by the Google parent company Alphabet? आंसर हो जाएगा Gemini, ऑप्शन बी, आज ही डिस्कस किया हमने। किसका स्टैच्यू रिसेंटली जयपुर वैक्स म्यूजियम में इंस्टॉल किया गया है, तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ऑप्शन ए। डन। नेक्स्ट है, ये नया क्वेश्चन है जिसको हमने करंट अफेयर्स में डिस्कस नहीं किया, लेकिन मैं इसको MCQ में डिस्कस कर देती हूँ। ऐसी कौन सी एंटिटी है जिसे आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू ब्रांड इंडिया अवार्ड दिया है, मतलब जिसने इंडिया को एक ब्रांड वैल्यू बनाने में इंटरनेशनल मार्केट में बहुत मदद की है। तो आप ही सोचिए, चंद्रयान 3 जो हमारा अभी लॉन्च हमने किया, सक्सेसफुली लॉन्च किया साउथ पोल पे। सो ये हमारे लिए इसरो और जो टीम चंद्रयान 3 है, ये काफ़ी सपोर्टिंग रही है कि ब्रांड नेम इंडिया को बनाने के लिए, तो इसलिए आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू ब्रांड इंडिया अवार्ड इसरो और टीम चंद्रयान 3 को दिया है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे ये है कि नए चीफ मिनिस्टर मिजोरम के कौन बन गए हैं, न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ मिजोरम किसे बनाया गया है। जो भी सही आंसर होता है वो आप हमें देंगे कहाँ पे, कमेंट सेक्शन में। अब देखो, आफ्टर द इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन, अभी 5 राज्यों में असेंबली इलेक्शन हो, उसके बाद कुछ समीकरण, कुछ इक्वेशन चेंज हुई हैं। उन इक्वेशन के बारे में बस 2 मिनट में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे इलेक्शन होने के बाद प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा यूनियन मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल एंड रेणुका सिंह सरूता का रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया गया है। हो सकता है आने वाले समय में प्रहलाद सिंह पटेल MP के CM आपको दिख जाए, ठीक है, क्योंकि इन्होंने विधायक का MLA का चुनाव जीता है, तो ये MLA और MP एक समय पे दोनों नहीं रह सकते ना, कहीं से तो इस्तीफा देना ही पड़ेगा। तो बिल्कुल MP के पद को छोड़ दिया और MLA का पद ज्वाइन किया बेसिकली, ठीक है। इसके अलावा जब इनकी पोजीशन खाली हुई, जैसे कि नरेंद्र सिंह तोमर जी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट देख रहे थे, अब ये चार्ज कौन लेगा, तो देखिएगा जो हमारे ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर हैं अर्जुन मुंडा, उनको एडिशनल चार्जेस दिए गए हैं एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के फॉर अ सर्टेन टाइम, फॉर अ सम टाइम, ठीक है। तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री अभी फिलहाल के लिए अर्जुन मुंडा के पास आ गई है, जिनके पास ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री तो है। वहीं यूनियन मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर जी को एडिशनल चार्जेस दिए हैं जल शक्ति मंत्रालय के। डन। तो ये असेंबली इलेक्शन के बाद के कुछ समीकरण हैं, और आगे जो चेंजेस होते हैं वो हम डिस्कस ज़रूर करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।